हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। वेल बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, शॉर्ट आंसर्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और लॉन्ग आंसर्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जल्दी जल्दी सब क्वेश्चंस यहाँ पे समझेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय लैंड प्रोडक्टिविटी। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर अपन ने दो टर्म्स पढ़ी थी। एक दिन पढ़ी थी अपन ने लैंड प्रोडक्टिविटी और दूसरी अपन ने पढ़ी थी प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। मैं एक बार आपको वापस से समझाती हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो जाए। सपोज ये हमारे पास में क्या है, पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, अब इसके ऊपर जितना भी प्रोडक्शन होता है, इस लैंड के ऊपर जितना भी प्रोडक्शन होता है, मतलब जितना भी हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्शन के नाम से इसको अपन जानते हैं। यानी कि यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन है ये हमारा क्या है, आउटपुट है। ठीक है, ये तो इजी बात हो गई। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के बारे में समझते हैं। सो प्रोडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, पूरे लैंड पे, मतलब कितने भी हेक्टर का लैंड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 5 हेक्टर का हो सकता है, 10 हेक्टर्स का हो सकता है। सो अपन यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो अपन सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं, 1 हेक्टर को, कि एक सिंगल हेक्टर में कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, सिंगल हेक्टर में हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दिस इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो आई होप कि आपको प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन क्या होता है इसके बीच का जो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो लैंड प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टर ऑफ द लैंड, यानी कि पूरे लैंड पे पर हेक्टर आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, दैट इज नोन एज लैंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए, What is meant by conspicuous consumption? देखो, conspicuous consumption क्या होता है, ये बहुत ही पेक्युलर टर्म है, इसको अपन ने ज्यादा नहीं सुना है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में ये चीज आपसे पूछ ली जाए। So it refers to consumption on non-essential goods and services. तो हम जब ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विसेज पे जो हम खर्चा करते हैं जो कि हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, कंस्पिशियस कंजम्पशन के नाम से हम इसको जानते हैं। ओके, याद रह जाएगा। ओके, चलो, What is meant by subsistence agriculture? देखो, subsistence का मतलब मैंने आपको बताया था। subsistence अगर आपके कहीं पे भी आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इज सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन यानी कि खुद के और खुद की फैमिली के लिए जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, खुद के और खुद की फैमिली के लिए कंजम्पशन के लिए जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज नोन एज subsistence agriculture। ठीक है, so subsistent agriculture is a form of farming in which प्रोडक्शन इज मेंट लार्जली फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है और किस के लिए हो रहा है, सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए ऑफ द फार्मिंग फैमिलीज। ठीक है, तो जब फार्मिंग फैमिलीज खुद के और खुद की फैमिली के लिए एग्रीकल्चर करती है तो इसको अपन कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के नाम से या फिर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, यहाँ पे सबसिस्टेंस एक अपन ने समझा और एक अपन ने समझा है कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, सबसिस्टेंस यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हो फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है कि आप एग्रीकल्चर यहाँ पे कर तो रहे हो, लेकिन वो किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, वो आप मार्केट के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो कमर्शियलाइजेशन के अंदर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो किसके लिए, मार्केट के लिए कर रहे हो। ठीक है, ताकि आप मार्केट में जो भी आप प्रोड्यूस करो उसको सेल आउट कर सको। ओके, so commercialization of agriculture means the production of crops for sale in the market। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो किस वजह से, ताकि आप इसको सेल आउट कर सको मार्केट के अंदर। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज स्टेट द प्रिंसिपल फोकस ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में अपन ने बात करी थी और इकोनॉमिक प्लानिंग के मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि किन चीजों की वजह से इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। ठीक है, उनमें हम किन किन चीजों को एड ऑन करते हैं। So economic planning focuses on the utilization of country's resources in such a manner that GDP growth is maximized along with maximization of the social welfare। यानी कि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि जैसे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो, सबसे पहली बात। फिर दूसरी चीज ये है कि हमारा सोशल वेलफेयर जो है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारे जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज हो। ठीक है, हम उनको एक्सप्लॉइट ना करें, हम उनको प्रॉपर तरीके से यूज करें। हमारी जीडीपी ग्रो करनी चाहिए और हमारा क्या ग्रो करना चाहिए, हमारा सोशल वेलफेयर भी ग्रो करना चाहिए। ठीक है, हम जो भी प्लानिंग करते हैं हम इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए,
डिफाइन डायरेक्टिव प्लानिंग। अब देखो डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है ये जरा समझो। सो इट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच प्लानिंग इज मेंट सिंपली टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड को मार्केट के अंदर दो ऐसे फोर्सेस चलते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट पूरा सर्क्यूलेट होता है, ठीक है। वो कौन से फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई। सो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जब डायरेक्ट फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसको अपन डायरेक्टिव प्लानिंग कहते हैं। सो इट इज रेफर्स टू द सिस्टम इन विच प्लानिंग इज मेंट सिंपली टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड सो दैट द ग्रोथ प्रोसेस रिमेन स्टेबल, जिससे कि ग्रोथ प्रोसेस हमारा स्टेबल रहे, ठीक है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली डिमांड और सप्लाई को क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इस पे फोर्सेस लगा रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो कैसी रहे, वो स्टेबल रहे। ओके, सो ये आपको समझना है। चलो फिर अपन बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो देखो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है, इसको जरा समझो। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट खुद क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, किसके अंदर, ग्रोथ के अंदर और डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के। ऑलराइट, व्हाट इज मेंट बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, जहां पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप होती है वो किसके हाथों में होती है, प्राइवेट के हाथों में होती है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है, प्राइवेट के हाथों में होती है। और मतलब मेन रोल कौन प्ले करता है यहाँ पे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। So capitalist economy refers to the economy in which means of production are owned by individual and they are free to take the economic decisions। यानी कि means of production यहाँ पे किसके हाथों में होता है, इंडिविजुअल के हाथों में होता है, प्राइवेट के हाथों में होता है, ओके। और यहाँ पे ये लोग अपना जो डिसीजन होते हैं वो फ्रीली ले लेते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे देखो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इनका क्या होता है कि इनको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। वेल देखो सबसिस्टेंस फार्मिंग को जस्ट अभी अपन ने डिस्कस किया था, क्या वर्ड आपको याद रखना है, सेल्फ कंजम्पशन। तो जब यहाँ पे फार्मिंग सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है तो उसको अपन सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जानते हैं। सो इट मीन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल्फ कंजम्पशन रेदर देन सेल इन द मार्केट। सो मार्केट में बेचने की बजाय जब खुद के कंजम्पशन के लिए यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है तो इसको सबसिस्टेंस के नाम से हम जानते हैं। What are wage goods? अब wage goods क्या होते हैं? So these are those necessities of life which are consumed by the masses of the country। यानी कि ये वो necessities वाले गुड हैं जो कि सभी लोग जिन्हें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको वेज गुड के नाम से जानते हैं। वेज यहाँ पे इसलिए अपन ऐड ऑन किया है क्योंकि यहाँ पे ये वो गुड्स हैं जिसकी वजह से आदमी क्या करता है, कमाने के लिए निकलता है, ठीक है। सो ऑल दोज नेसेसिटीज वाले गुड जो कि हर इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, and it is known as wage goods। Okay, now what is meant by disguised unemployment in agriculture? तो देखो disguised unemployment एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके अंदर आपको लगेगा तो सही कि हाँ जो वर्कर है वो काम कर रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या है कि ये जो लेबर है, जो वर्कर है, उसके पास में कोई भी काम नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो बस यहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से उठा करके अगर उसे किसी और प्रोडक्शन में लगाया जाए तो हो सकता है कि वहां से वो ज्यादा आउटपुट दे सके, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज करो एक फील्ड है, फील्ड में 5 लोग काम कर रहे हैं और 5 लोग जो मिलकर के काम कर रहे हैं उससे प्रोडक्शन कितना कर पा रहे हैं, 10 kgs का, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड में से अगर 2 लोगों को हटा दिया जाए, 3 लोग अगर यहाँ पे काम करते हैं तब भी यहाँ पे प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, 10 kgs का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों ये जो 2 एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जिनके होने या ना होने से प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लोग एक तरीके से क्या है, ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, ये लोग बेरोजगार हैं। जस्ट बिकॉज ये एक काम में जुटे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास में नौकरी है, इनके पास में काम करने के लिए है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इनके होने से प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से ये लोग क्या है, ये अनएम्प्लॉयड हैं। ओके, सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये वाली जो बेरोजगारी होती है ये कैसी होती है, ये छुपी हुई बेरोजगारी होती है, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन मोर पर्सन आर एंगेज्ड इन फार्मिंग देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा जब लोग फार्मिंग के अंदर किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब जुड़े हुए होते हैं तो वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, ठीक है, टू मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑलराइट, तो मैंने आपको जो एग्जांपल के थ्रू समझाया वही आपको इस डेफिनेशन में भी देखने को मिलेगा। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स। देखो लैंड रिफॉर्म्स क्या है, लैंड रिफॉर्म्स अपन ने पढ़े थे, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स के बाद में अपन ने कुछ इसके अंदर टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में बात करी थी, फिर अपन ने जनरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करी थी।
तो देखो लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, सबसे पहले आप रिफॉर्म्स का मतलब समझो। रिफॉर्म्स मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसा चलता आ रहा था, जिसमें जो हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे, ठीक है। सो ये चीजें जैसी चलती आ रही थी, अब क्या करना था कि इसको थोड़ा सा बदलना था, बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस वजह से यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स को लाया गया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सो लैंड रिफॉर्म्स रेफर टू रिफॉर्म्स और चेंजेस इन एग्रीकल्चरल ब्रॉट अबाउट दी बाय द गवर्नमेंट रिलेटिंग टू। अब ये जो चेंजेस है ये कौन लेके आया था, चेंजेस हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी। और किस तरीके के चेंजेस थे बच्चों, ये ओनरशिप ऑफ होल्डिंग। तो हमने एक चीज देखी थी कि पहले क्या होता था कि रूरल एरियाज में जो बड़े किसान होते थे उनके हाथों में ज्यादा क्या होते थे, पीस ऑफ लैंड होते थे, ठीक है। ज्यादा हेक्टर ऑफ पीस ऑफ लैंड उनके पास में होता था। बहुत से ऐसे फार्मर्स होते थे जिन बेचारों के पास में बिल्कुल भी जमीनें नहीं होती थी, और बहुत से ऐसे मिडिल फार्मर्स होते थे या स्मॉल फार्मर्स होते थे जिनके पास में बहुत ही छोटे छोटे क्या होते थे, पीस ऑफ लैंड्स होते थे। तो ये जो ओनरशिप थी है ना, ओनरशिप ऑफ लैंड था, ये बहुत ही कैसा था, इक्वालिटी वाला नहीं था। ये बहुत ही जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ही अनइक्वल था। तो इसके अंदर थोड़ा सा गवर्नमेंट को चेंजेस लेके आने थे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था कि यहाँ पे सीलिंग लगा दी थी। सीलिंग लगाने का मतलब है कि यहाँ पे ये चीज फिक्स कर दी थी कि भाई हर फार्मर के पास में सिर्फ इतना ही जमीन होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा जमीन है किसी फार्मर के पास में तो वो क्या करेगा, वो सरकार को दे देगा अपनी जमीन, ठीक है। और सरकार उनसे जमीन ले लेती थी, और जिन फार्मर्स के पास में जमीन नहीं हुआ करती थी, जो लैंडलेस हुआ करते थे, उनको वो जमीन दे दिया करती थी सरकार, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है ये ओनरशिप ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप। देखो अब यहाँ पे क्या था कि जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला जो रिलेशनशिप चल रहा था, यानी कि जिसकी जमीन है उसको काम नहीं करना पड़ता था, वो क्या करता था, वो हायर करता था स्मॉल फार्मर्स को। स्मॉल फार्मर्स आते थे, उनके जमीन पे पूरा काम करते थे, पूरी मेहनत करते थे, और बदले में उन्हें क्या मिलता था, स्मॉल कुछ अमाउंट ऑफ वेजेस मिल जाते थे। या फिर आप ये समझ लीजिए कि या फिर कुछ बदले में कोई कुछ भी जो भी प्रोड्यूस किया हुआ होता था वो थोड़ा बहुत दे दिया जाता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे असाइनमेंट कोई और कर रहा है और नंबर किसी और को मिल रहे हैं, ये वो वाली सिचुएशन थी। तो असाइनमेंट कोई और कर रहा है, यानी कि जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे वो पूरी मेहनत करते थे, लेकिन नंबर कौन ले जा रहा था, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स। यानी कि ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे किसको मिल रहा था, लैंडलॉर्ड्स को मिल रहा था, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप था ये पूरी तरीके से सरकार को हटाना था। क्यों हटाना था, क्योंकि एक्सप्लॉइट पूरी तरीके से यहाँ पे कौन हो रहे थे, हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल हो रहे थे। मेहनत पूरी वो कर रहे हैं, लेकिन उनको बदले में उनकी मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता था, ठीक है। सो ये जो रिलेशनशिप था इसको ब्रेक डाउन करना था। फिर है लैंड रेवेन्यू। अब देखो क्या होता था कि लैंड रेवेन्यू के नाम पे बहुत ज्यादा वसूला जाता था किसानों से, ठीक है। जितना वो कमा भी नहीं पाते थे उससे भी ज्यादा उनसे वसूला जाता था। तो सरकार ने इसको भी बोल दिया कि नहीं, हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इस चीज को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 1/3 आप जितना भी प्रोड्यूस करोगे उसका 1/3 आपको एज अ रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो भी प्रोडक्शन उसका 1/3 या उससे कम आपको एज अ रेंट देना पड़ेगा, और ये फिक्स है। क्लियर। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब देखो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था कि बहुत से ऐसे फार्मर्स थे जिनके जो लैंड्स हुआ करते थे वो कैसे होते थे, वो फ्रेगमेंटेड होते थे, वो स्मॉल होते थे। फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़ी में होते थे, एक यहाँ है तो तू दूसरा 10 किलोमीटर आगे है, फिर तीसरा 15 किलोमीटर आगे है, फिर जो चौथा है वो गांव के उस कोने में। तो इस तरीके से जो लैंड्स थे, छोटे छोटे लैंड्स, वो पूरे सब जगह स्प्रेड आउट थे। तो फिर वहां पे क्या होता था कि अगर फार्मर्स उन सभी लैंड्स पे अगर वो करते हैं, प्रोडक्शन करते, तो उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, ये तो भाई ये ठीक नहीं है, हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे ये चेंज लेके आएंगे कि जिन भी फार्मर्स के पास में इस तरीके के पैटर्न ऑफ लैंड्स है, उनसे हम सारा लैंड ले लेंगे, जितनी भी उनके लैंड्स हैं, और जितना उनका एरिया है उस एरिया का एक सिंगल लैंड उनको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। सो यही चीज हुई थी, ठीक है। सो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स के अंदर आपको यही समझना है। ऑलराइट। सो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स, ये सारे के सारे चेंजेस लेके आए थे। ऑलराइट। कौन लेके आया था, हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। आपके एग्जाम के अंदर लैंड रिफॉर्म्स के हो सकता है सिर्फ नाम पूछ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों से डिटेल में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट पता है इन सभी चीजों का तो आप इजीली इसको आंसर कर दोगे, ठीक है। और मुझे पता है कि ये सारे के सारे अभी तक तो जितने भी क्वेश्चंस आए ये सारे अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और मुझे लगता है कि काफी क्वेश्चंस तो ऐसे आ रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं और जो यहाँ पे सिर्फ रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो अच्छा है, हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। हम जब एग्जाम रूम में बैठेंगे, जब एग्जाम देने की बस उसमें होंगे, मूवमेंट में होंगे, तो हमें क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन तो हमने कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, ठीक है। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत ही बढ़िया फीलिंग होती है, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग इस चीज को फील करो। इसी वजह से यहाँ पे आपके लिए हर एक टॉपिक को अलग अलग मोड़ तोड़ के मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, जिसमें आपको समरीज भी देखने को मिलती है, क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मेन मोटिव इज कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो बैक टू द पॉइंट।
व्हाट आर द स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स? अब देखो अभी अपन ने बात करी थी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, तो वही है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। जैसे एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, तो यही है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। सो स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स आर दोज होल्डिंग्स which are small in size and located at different places, ठीक है, तो ये क्या है, ये small in size है और अलग अलग जगह पे located है, ठीक है। State the principal focus on economic planning। अब देखो हमने अब ये क्वेश्चन किया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हम किन चीजों पे फोकस करते हैं। सो इकोनॉमिक प्लानिंग फोकसेस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। सबसे पहली चीज तो कि कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज है इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, सबसे पहली चीज हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब यूटिलाइज जो हम कर रहे हैं वो हमें इस तरीके से करना है कि भाई हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, साथ ही में हमारा जो सोसाइटी का वेलफेयर है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, ओके। उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल सो दैट द एक्सटर्नल डेब्ट आर मिनिमाइज। फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें फॉरेन कैपिटल पे रिस्ट्रिक्शन करने चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, यानी कि हम कैपिटल अगर इंपोर्ट करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे रिजर्व्स कम होंगे, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल सो दैट द एक्सटर्नल डेब्ट्स आर मिनिमाइज्ड। हमारे रिजर्व्स खत्म होते रहेंगे तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बोरो करना पड़ेगा, यानी कि हमें कर्जा लेना पड़ेगा, तो एक तरीके से हम डेब्ट की सिचुएशन में फंसेंगे। तो इस सिचुएशन में ना फंसे इसलिए हमें क्या करना है, फॉरेन कैपिटल को कम से कम लेना है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग विद अ व्यू टू मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमें जो प्लानिंग है उसको इस तरीके से सेंट्रलाइज करना है, ठीक है, उस तरीके से मॉनिटर करना है कि हमारा मेन जो टारगेट है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हम अचीव कर पाए, ठीक है। सो हमें मेन सेंटर फोकस किस पे करना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। सो अगर आपका कम नंबर का क्वेश्चन आया तो अगर आप सिर्फ ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखोगे देन इट विल आल्सो वर्क। अगर आपका थोड़ा सा जैसे 4 नंबर का आया, 5 नंबर का आया, तो आपको ये पॉइंट्स भी उसमें ऐड ऑन करने होंगे, ओके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो अभी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि भाई सेंट्रल इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करें कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो बच्चों देखो ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे जो भी कंट्रोल होता है वो ज्यादा से ज्यादा किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनकी ओनरशिप किसके हाथ में होती है, सोसाइटी के हाथ में होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे इस इकोनॉमी का मेन एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर, यानी कि सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा जो वेलफेयर है उसको बढ़ाना इस इकोनॉमी का मेन एम होता है, ओके। So, socialist economy refers to an economy in which means of production are collectively owned by the society. सबसे पहला point, as a whole, and economic decisions are taken by some central authority. यहाँ पे बच्चों इकोनॉमिक डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो किसके थ्रू लिए जाते हैं, एक कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट के, उनके थ्रू यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं ऑफ द गवर्नमेंट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। अब देखो इस टाइप की इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर को ज्यादा से ज्यादा हमें बढ़ाना है, ठीक है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपन अभी तक कर चुके हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। अब आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों के सामने मिक्स्ड इकोनॉमी भी आ ही जाएगी, ठीक है। ये देखिए आ गई, व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सो देखो ये वो इकोनॉमी होती है जहां पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इंडिविजुअल के हाथों में भी होते हैं और साथ ही साथ सोसाइटी के हाथ में भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहता है लेकिन जो सेकेंडरी रोल होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी रहता है, ठीक है। मतलब डिसीजन मेकिंग दोनों के हाथों में होती है। और यहाँ पे जो मेन एम होता है इस इकोनॉमी का वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ में सोशल वेलफेयर इज द एम। क्लियर, चलिए। सो मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच देयर इज अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी होती है और पब्लिक ओनर मतलब प्राइवेट ओनरशिप भी होती है, पब्लिक ओनरशिप भी होती है, ठीक है, ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। However, there is a government control as well as the regulation with maximizing social welfare, ठीक है। तो अभी अपन ने यही बात करी थी कि यहाँ पे कंट्रोल दोनों का रहता है, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, और यहाँ पे मेन एम क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ में सोशल वेलफेयर। क्लियर, ओके। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ को अपन को डिफाइन करना है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ, और इकोनॉमी की ग्रोथ हम किस तरीके से दर्शाते हैं, जीडीपी ग्रोथ के साथ में, ठीक है। सो कंसिस्टेंट राइज इन जीडीपी इज इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इट रेफर्स टू कंसिस्टेंट राइज इन जीडीपी और अ कंसिस्टेंट राइज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो लंबे समय तक जब हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ती रहेगी और लोगों के पास में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे तो उसी को ही अपन क्या बोलते हैं कि हाँ भाई ये जो इकोनॉमी है ये ग्रो कर रही है, ठीक है। इकोनॉमी इज ग्रोइंग इन ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस नेशन, ठीक है।
सो लंबे समय के लिए जब जीडीपी और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब बढ़ता है देन इट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ मतलब ठीक है चैप्टर तो बहुत इजी है, क्वेश्चंस भी बहुत इजी आ रहे हैं। तो बस यही सारी चीजें हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकती है। ओके, नाउ डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ आप समझ चुके हो, ठीक है। डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? सो it refers to consistent rise in GDP along with structural change in the economy that makes the process of growth inclusively। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, ये जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ में जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जब चेंजेस होते हैं, ठीक है, और इंक्लूसिव ग्रोथ होती है ना, मतलब इकोनॉमी का जो नेचर कैसा होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला। तो ये सारी चीजें जब होती है तब हम कहते हैं कि भैया इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। देखो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जो भी ग्रोथ हो रही है वो पूरी सोसाइटी के अंदर हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम एंड वेल्थ का तो भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर कोई लॉ बना है, अगर किसी के अधिकारों की बात हो रही है तो वो सबके लिए सेम होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज नोन एज इंक्लूसिव ग्रोथ। तो स्ट्रक्चरल चेंज को हम यहाँ पे एम्फसाइज करते हैं, साथ ही में इंक्लूसिव ग्रोथ को हम यहाँ पे एम्फसाइज करते हैं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, सो आपको ये जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए बच्चों। सो काफी बार आपके एग्जाम में ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज अच्छे से समझानी होती है। ओके, नाउ व्हाट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? So it occurs when the distribution of income is an accordance with the abilities and efficiencies of the people। ठीक है, जो व्यक्ति जितना एफिशिएंट है, जितना पोटेंशियल है उसके अंदर, अगर उसके हिसाब से उसको जब इनकम दी जाती है तब हम ये कह देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो बिल्कुल इक्वली हो रहा है। ठीक है, अगर अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो इससे अपन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो हमेशा जो वेजेस है वो किस हिसाब से मिलनी चाहिए? आदमी के पोटेंशियल के हिसाब से और उसकी मेहनत के हिसाब से। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहते हैं कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल ओवर हियर। ओके, चलिए, व्हाट इज मेंट बाय मॉडर्नाइजेशन? सो मॉडर्नाइजेशन से आप क्या समझते हैं? सो इट रेफर्स टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जब हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जब हम उसे अपडेट करते हैं, ठीक है, तो उसी को ही हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है, how the growth process. So modernization refers to adoption of the new technology and updating the technical know-how in the growth process. ठीक है, so यहाँ पे जब अपन ऐसा करते हैं और हमारी ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो बढ़ता है तो इसी को अपन क्या कहते हैं? मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अपडेटिंग ऑफ सो दो चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अपडेटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होती है? देखो, इट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क। तो देखो हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं जब वो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम मिल रहा है, ठीक है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो लोग जब काम करना चाहते हैं और उन्हें प्रॉपर काम मिल भी रहा है, तो हम इस तरीके की सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, define consolidation of holding. So it means allotment of land to the farmer at one place. ठीक है, in spite of his scattered pieces of land, उसको जब सरकार एक ही piece of land दे देती है तो इसको अपन consolidation of holding के नाम से जानते हैं। ठीक है, so ये अपन ने कर लिया था। So consolidation of holding means allotment of the land to the farmer at one place in lieu of his scattered pieces of land at the several places. ठीक है, तो जब फार्मर के ऐसे अलग अलग जगहों पे लैंड होते हैं, सरकार जब इन सब की जगह उसको एक बड़ा लैंड दे देती है तो इसी को अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के नाम से इसको अपन जानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो सरकार क्या करा था सरकार ने कि भाई उनको पता था कि बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास में एक्सेस में लैंड है, सरप्लस में लैंड है, तो सरकार ने बोला कि यार ये तो एक्सप्लॉइटेशन हुआ। किनके लिए? उन लोगों के लिए जिनके पास में जमीन ही नहीं है। तो सरकार ने सोचा कि नहीं, इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लैंड को सील कर देंगे। मतलब हर व्यक्ति के पास में सिर्फ इतना ही अमाउंट ऑफ लैंड होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा है तो वो किसके कब्जे में होना चाहिए? सरकार के कब्जे में होना चाहिए। और फिर सरकार क्या करेगी? जो ऐसे किसान है जो लैंडलेस है उनको वो जो लैंड है वो प्रोवाइड कर देगी। ओके, सो सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स रेफर टू फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम होल्डिंग साइज फॉर एन इंडिविजुअल फार्मर। कि भाई अगर आपके पास में इससे ज्यादा अगर कोई जमीन है तो वो सरकार की हो जाएगी। आपके पास में यही मैक्सिमम साइज है और इतनी ही साइज की आपके पास में जमीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देती है गवर्नमेंट? यहाँ पे सीलिंग लगा देती है। ओके,
व्हाट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग? सो कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है? देखो कोऑपरेटिव का मतलब आपको पता है, कोऑपरेटिव मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है बच्चों? इट इज अ सिस्टम वेयर इन फार्मर्स वॉलंटरी पूल देयर रिसोर्सेज, यानी कि बहुत सारे फार्मर्स मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, उस लोग सारा अपना रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, ठीक है, काय के लिए? कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल के, यानी कि फार्मिंग के लिए। ऑल्सो दे सेल देयर आउटपुट कलेक्टिवली, फिर क्या करते हैं कि जो भी उनका प्रोडक्शन होता है वो उस प्रोडक्शन को वो सेल आउट कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो भी उन्हें रिसीव होता है वो सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। द आइडिया इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब यहाँ पे आइडिया क्या है बच्चों? द आइडिया इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना और कॉस्ट को कम करना। क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ एक किसान होगा तो उसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी, उसे जमीन भी खरीदनी पड़ेगी, फिर उसे सारी टेक्नोलॉजी का भी उसे इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन जब 4, 5, 10, 12 जब फार्मर्स मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, सब लोग अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, साथ मिलकर के जब बड़ी जमीन खरीदते हैं, सब खेती बाड़ी करते हैं और फिर जब उसको बेचते हैं तो जो भी उनके पास में आते हैं तो उससे होता क्या है कि इनकी कॉस्ट लगती है कम और इनको मिलता है ज्यादा, प्रॉफिट इनको ज्यादा मिलता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग। ओके, नाउ व्हाट इज मेंट बाय सपोर्ट प्राइस? अब देखो सपोर्ट प्राइस क्या होती है, तो इसको मैंने आपको काफी बार समझाया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट एक प्री अनाउंस प्राइस मतलब बता देती है, अनाउंस कर देती है कि भाई इस साल आप जितना भी जो भी प्रोड्यूस करोगे उसको हम इस रेट पे आप लोगों से खरीद लेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी और ट्रेडर्स को बेचते हो देन इट इज फाइन। अगर आपको ट्रेडर्स नहीं मिलते हैं और आप हमें बेचना चाहते हो तो आपको ये रेट जो है, पर्टिकुलर रेट, ये आपको आपके प्रोडक्शन के लिए दे दी जाएगी, ठीक है। सो यही क्या है? यही कहलाती है सपोर्ट प्राइस। ओके, सो सपोर्ट प्राइस रेफर टू द प्राइस एट विच गवर्नमेंट इज प्रिपेयर्ड टू बाय सरप्लस आउटपुट ऑफ द फार्मर्स। यहाँ पे फार्मर्स के पास में जो सरप्लस में आउटपुट है, जब गवर्नमेंट उस आउटपुट को खरीदती है, जिस प्राइस पे खरीदती है, उसे ही अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों? सपोर्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर अग्रेरियन रिलेशंस? सो अग्रेरियन रिलेशंस क्या होता है? इट रेफर्स टू बिजनेस रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, यानी कि ये रिलेशन होता है किसके बीच में? जिसकी जमीन है उसके और जो जमीन पे काम कर रहा है उसके, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को अपन कहते हैं अग्रेरियन रिलेशन। ओके, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं रेगुलेटेड मार्केट। सो रेगुलेटेड मार्केट आर दोज मार्केट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो रेगुलेटेड मार्केट्स जो होते हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है, विद द व्यू टू प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग बाय द मिडलमैन। अब यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है कि भाई यहाँ पे प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करवानी है? फार्मर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है, कि ठीक है, किससे प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है? मिडलमैन से, या जो बिचौले होते हैं, ठीक है, जो मीडिएटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि फार्मर्स से लेते हैं कम प्राइस पे, मार्केट में बेचते हैं ज्यादा प्राइस में। तो यहाँ पे जो कमीशन होता है वो कौन खाता है? मिडलमैन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरीके के मार्केट होते हैं, रेगुलेटेड मार्केट्स, यहाँ पे ये गवर्नमेंट का इसमें मेन रूल होता है। गवर्नमेंट इनसे डायरेक्ट डील करती है, फार्मर्स से डायरेक्ट डील करती है और यहाँ पे जो मिडलमैन होते हैं उनसे फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस? सो देखो मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? इट रेफर्स टू सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट। जब फार्मर का जो आउटपुट होता है और जब उसे वो सरप्लस मात्रा में प्रोड्यूस किया होता है, उसने सोचा कि भाई इस साल तो मेरे को 10 kgs का प्रोडक्शन होगा, लेकिन सपोज उसको कितने का प्रोडक्शन हो गया? 20 kgs का प्रोडक्शन हो गया, तो यहाँ पे उसको जो प्रोडक्शन हुआ है वो सरप्लस में हुआ है। ओके, सो मार्केटेबल सरप्लस रेफर टू सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव हिज ऑन फार्मिंग कंजम्पशन। तो जितना वो कंज्यूम करता है उससे ज्यादा जब उसे प्रोडक्शन हो जाता है तो उसे अपन सरप्लस के नाम से जानते हैं, मार्केटेबल सरप्लस के नाम से जानते हैं। ये जो सरप्लस होता है बच्चों, ये क्या करता है फिर इसको वो मार्केट में सेल आउट कर देता है। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? सो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? हरित क्रांति क्या है? सो इट अकर्स व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पे जब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला था, प्रोडक्टिविटी में जब बहुत ही सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला था, तो उसी को अपन ने किस नाम से जाना था? ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना था। अब देखो ये जो सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला हमें एग्रीकल्चर के अंदर, ये सिर्फ किसकी वजह से देखने को मिला बच्चों? अपन ने जैसे ही टेक्निकल चीजों को अपनाया था, ठीक है, टेक्निकल मेथड्स को जैसे ही अपन ने अपनाया था, तो उससे अपना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ी थी, ठीक है। और इसी को फिर अपन ने किस नाम से जानने लग गए थे? इसको अपन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानने लग गए थे। क्लियर? ऑलराइट। व्हाट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन? अभी अपन ने जब डेवलपमेंट की बात करी थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो अपन ने बोला था कि भाई जीडीपी बढ़नी चाहिए और इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है मतलब उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? सो इट रेफर्स टू द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी, डिमांड, आउटलुक, प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा।
सो देखो एक इकोनॉमी में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर किन चीजों से मिलके बनता है, टेक्नोलॉजी से मिलके बनता है, डिमांड से मिलके बनता है, आउटलुक से मिलके बनता है और प्रोडक्शन से मिलके बनता है। इन सभी चीजों में जब चेंजेस होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी क्या होती है बच्चों, ट्रांसफॉर्म होती है ना। ट्रांसफॉर्म होती है मतलब इन अ गुड वे, और ट्रांसफॉर्म होने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी अब डेवलप हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है? सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड एज अ यूनिट हैविंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अप टू 5 करोड़। तो ये वो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट कहां कितने तक का किया जाता है, 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज में किया जाता है। या फिर इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जिन इंडस्ट्रीज में सिर्फ 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता है उन्हें अपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एड ऑन करते हैं। ओके, चलो, व्हाट आर पब्लिक मोनोपोलीज? पब्लिक मोनोपोलीज क्या होता है? पब्लिक यानी कि यहाँ पे जब भी अपन पब्लिक टर्म सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अपन किसको रेफर करते हैं? हमारी गवर्नमेंट को रेफर करते हैं। सो पब्लिक मोनोपोलीज वो मोनोपोलीज होती है, मतलब वो सेक्टर्स होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार होता है, जैसे कि रेलवे। ओके, सो इट रेफर्स टू मोनोपोलीज ऑफ द गवर्नमेंट विच आर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ठीक है, गवर्नमेंट की मोनोपोलीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी एंटरप्राइज है उस पे ओनरशिप किसकी है? स्टेट की है, विथ नो क्लोज कॉम्पिटिशन। और यहाँ पे मार्केट के अंदर जो एंटरप्राइज है उसका कोई किसी भी तरीके का क्लोज कॉम्पिटिशन नहीं होता है। एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे बेटर और सबसे बेस्ट इंडियन रेलवे। ओके, चलिए फिर अपन बात करते हैं डिफाइन द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। देखो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी क्या है? अपन ने काफी बार ये टर्म हमारे सामने आई है इस चैप्टर के अंदर, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। लेकिन ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है, इसको जरा समझो। सो इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स व्हिच द कंट्री इज इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उन्हीं गुड्स को जब हम किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट मतलब आपको पता है एक की जगह पे दूसरा यूज करना, लेकिन दोनों का यूज क्या है? सिमिलर है। कॉफी की जगह हम अगर चाय पी लें तो वो उसका सब्सटीट्यूट कहलाता है, ठीक है। तो जब हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे तो और उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी को अपन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के नाम से जानते हैं। सो इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड व्हिच द कंट्री इज इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट फोकसेस ऑन सेविंग फॉरेन एक्सचेंजेस रेदर देन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंजेस। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंजेस को सेव कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, काफी बार क्या होता है कि हमारे पास में रिसोर्सेज होते हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उन रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर जिन गुड्स की हमें जरूरत पड़ रही है वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसको बाहर से इंपोर्ट ना करके हम खुद भी तो बना सकते हैं। हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज हैं तो हम क्यों ना हमारे रिसोर्सेज को यूज करके हम खुद ही बना लें, तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे होगा क्या? इससे फायदा ये होगा कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बचेंगे, ठीक है। जैसे हम अक्सर क्या करते हैं कि केक बाहर से ऑर्डर करते हैं, ठीक है। हमारे घर में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं केक बनाने वाले, हमारे घर में एक बंदा ऐसा भी है जिसको केक बनाना आता है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम पैसे देकर के केक मंगवा रहे हैं। अगर हम खुद घर में केक बना सकते हैं सभी इंग्रेडिएंट्स को यूज करके, तो उससे होगा क्या? हमारे पैसे बचेंगे एक तो, ठीक है, और दूसरी चीज कि हम घर का बना हुआ केक खाएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी यही चीज होती है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है कि जिन चीजों को अपन इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें इंपोर्ट ना करके खुद हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में हम उनको बनाएं। ओके, सो इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स व्हिच द कंट्री इज इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट फोकसेस ऑन सेविंग फॉरेन एक्सचेंजेस रेदर देन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंजेस। ओके, फॉरेन एक्सचेंजेस हमें सेव करने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज डिफाइन द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी क्या है? इट रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग फॉरेन डिमांड। मतलब जब हम हमारी कंट्री से कहीं फॉरेन डिमांड जो होती है उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जब हम बाहर भेजते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे अपन एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। सो इट रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग फॉरेन डिमांड फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इट फोकसेस ऑन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं। किस तरीके से अर्न कर रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं? हम केक बहुत अच्छा बनाते हैं, ठीक है। हमारी फ्रेंड को केक की जरूरत है तो हम क्या कर रहे हैं कि केक घर में बना रहे हैं, उसके घर तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरीके से होता है। What is meant by commanding heights? अब देखो commanding heights क्या होती है? So commanding heights of the economy refers to industries of strategic significance, ठीक है। Industries of strategic significance मतलब जिनकी
स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो सभी जो इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सो इन्हीं को अपन किस नाम से जानते हैं? कमांडिंग हाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिफाइन डोमेस्टिक ट्रेड। देखो डोमेस्टिक ट्रेड मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ अ कंट्री। मतलब डोमेस्टिक मार्केट ऑफ अ कंट्री मतलब हमारे कंट्री के ही मार्केट के अंदर जब हम गुड्स को और सर्विसेज को जब सेल एंड परचेज करते हैं तो इसी को अपन डोमेस्टिक ट्रेड के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? सो इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो हमारे वर्ल्ड में क्या है, बहुत सी ऐसी डिफरेंट कंट्रीज है। अब जब इन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं अलग अलग गुड्स, तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। ट्रेड का मतलब आप लोगों को पता है, इंटरनेशनल मतलब जब हम वही ट्रेड अपन दूसरे कंट्रीज के साथ में कर रहे हैं तो इसको अपन इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिफाइन गेन्स ऑफ ट्रेड। सो गेन्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड अराइजिंग आउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स सर्विसेज। देखो ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो जब हमें गेन्स मिलते हैं, यहाँ से गेन्स यानी कि जब हमें प्रॉफिट होता है। हमें प्रॉफिट कैसे होगा बच्चों? हमें प्रॉफिट तब होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। देखो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब हमारी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो जब हमारी कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो हम क्या अर्न करते हैं? यहाँ पे हम यहाँ पे इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, और इंपोर्ट मतलब क्या होता है बच्चों? इंपोर्ट मतलब होता है किसी दूसरे कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी क्या जाती है? हमारी जो इनकम है ना, इनकम यहाँ पे हमारी खर्च होती है, यानी कि यहाँ पे हमारी इनकम कम होती रहती है। ठीक है, तो गेन्स कब होते हैं? जब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और हमारी इनकम बढ़ेगी तब हमें गेन्स होंगे। और इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? इसी को अपन ट्रेड गेन्स के नाम से जानते हैं या फिर गेन्स ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो गेन्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और उससे जब हमें गेन्स अचीव होते हैं उसी को अपन गेन्स ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? सो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रेफर्स टू क्वांटम और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। देखो क्वांटम यानी कि क्वांटिटी, उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम किस क्वांटिटी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। इट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन मतलब होता है बहुत सी चीजों को मिलकर के किसी चीज को बनाना। ठीक है, सो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रेफर्स टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ट्रेड बन जाता है। तो कंपोजिशन यानी कि कुछ चीजों को यहाँ पे साथ में ला करके हम एक नई चीज बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम एक साथ ला करके हम क्या बनाते हैं? ट्रेड बनाते हैं। ओके, एंड दिस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। देखो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड से आप क्या समझते हो? सो इट रेफर्स टू कंट्रीज टू विच अ कंट्री एक्सपोर्ट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंट्रीज फ्रॉम विच इट इंपोर्ट्स। यानी कि आप किस कंट्री के अंदर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब वो डायरेक्शन क्या है, और किस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो तो ये डायरेक्शन क्या है। सो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड इज अल्टीमेटली कि आप किन कंट्रीज के साथ में ट्रेड कर रहे हो। ओके, व्हाट इज ट्रेड सरप्लस। सो ट्रेड सरप्लस क्या होता है? वही होता है जो गेन्स होते हैं। जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, हमारी इनकम ज्यादा होती है, तो इसको अपन ट्रेड सरप्लस के नाम से जानते हैं। जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है हमारे इंपोर्ट से, दिस इज द सिचुएशन ऑफ सरप्लस। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। अब डेफिसिट यानी कि डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी कि कमी। तो हमारी कमी कब होती है? जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। देखो क्या होता है कि जब बच्चों अपन इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा करने का मतलब क्या है? कि हमारी इनकम कम हो रही है। ठीक है, इनकम यहाँ पे कम होने का मतलब क्या है? कि हमारे रिजर्व्स खाली हो रहे हैं, हमें लॉस की सिचुएशन हो रही है ना, लॉस की सिचुएशन फेस कर रहे हैं ना हम। हमारी क्या हो रही है? रिजर्व्स खाली हो रहे हैं। खाली होने का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी। सो डेफिशिएंसी इन मतलब सो डेफिशिएंसी इन ऑल मतलब इंपोर्ट का हमारा ज्यादा होना। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये मैं आपको समझा चुकी हूं, एक बार वापस से आप लोग यहाँ पे देखिए। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रैटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा बैग है रिजर्व्स का, इसके अंदर बहुत सारे क्या है? फॉरेन एक्सचेंजेस है। अब हमें इन फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना है? रिजर्व करके रखना है। ठीक है, प्रिजर्व करके रखना है और सेव करके रखना है। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रैटेजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम किस तरीके से
फॉरेन एक्सचेंजेस को सेव करेंगे हम किस तरीके से करेंगे, जब हम ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, यानी कि डोमेस्टिकली हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिन भी चीजों को हम जब प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जब हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इस तरीके से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंजेस है उसे हम रिजर्व कर पाएंगे। ओके, एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स विथ द कंट्री हैज बीन इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिन चीजों का हम इंपोर्ट कर रहे हैं अगर हम उन्हें खुद ही हमारी इकोनॉमी में बनाए तो उससे हम क्या कर पाएंगे, फॉरेन रिजर्व्स जो है उसको अपन सेव कर पाएंगे। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है जब हम एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन करें, ठीक है, जब हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो भी गुड्स हैं जब हम उन्हें दूसरे कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, उसको प्रमोट करें, तो वही एक्सपोर्ट प्रमोशन है। सो इट इज अ स्ट्रैटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि ये हमारा बैग है, ठीक है, रिजर्व्स का, इसमें जब हम फॉरेन एक्सचेंज को भरने के लिए, ठीक है, इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भरने के लिए जब हम कोई स्ट्रैटेजी लगाएं तो उसको अपन एक्सपोर्ट प्रमोशन के नाम से जानेंगे। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रैटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, हम हमारी कंट्री को जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब स्ट्रांगली दिखा सकते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन के नाम से इसको अपन जानते हैं। यानी कि हमारे मार्केट को जब हम क्या कैसा दिखा सकते हैं, सभी के कॉम्पिटिटर एज ए कॉम्पिटिटर दिखा सकते हैं, यानी कि हम इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि सभी कंट्रीज हमारे गुड्स को और सर्विसेज को यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो उसको अपन एक्सपोर्ट प्रमोशन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोटेक्शन क्या होता है इसको जरा समझो। देखो, प्रोटेक्शन यानी कि किसी चीज को क्या करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, बचा के रखना। सो इट रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब यहाँ पे हम किससे बचा रहे हैं बच्चों, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा रहे हैं, किससे, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से। यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हमें ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना है इन स्पाइट ऑफ इंपोर्टिंग दी फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हमारी जो इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोटेक्ट होंगे। ठीक है, कंपटीशन से हमको हमारे प्रोडक्ट्स को बचाना है। सो इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट फॉर द फॉरेन गुड इज रिस्ट्रिक्टेड टू हाई इंपोर्ट ड्यूटी। अब हम इसको किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम गुड्स को हमारी कंट्री में आने से रोक सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके। इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो एक तरीके के वो बैरियर की तरह वर्क करेगी और फिर दूसरे कंट्रीज हमारे कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इजीली नहीं कर पाएंगे क्या, इंपोर्ट। ओके, सो इससे होगा क्या, इससे हमारी इकोनॉमी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने आप को बिल्डअप कर पाएंगे इजीली। ओके, नाउ व्हाट आर लेटेंट रिसोर्सेज। अब लेटेंट रिसोर्सेज क्या होते हैं, सो दीज इट रेफर्स टू द पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के बहुत से ऐसे रिसोर्सेज है जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, और उन्हीं को अपन लेटेंट रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। अब पोटेंशियल होने का मतलब ये है बच्चों कि सिर्फ हमारी कंट्री में ही वो, मतलब हमारी कंट्री से वो दूसरे कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। हम मिलते हैं हमारे कंट्रीज में है और हमारी कंट्री से दूसरे कंट्रीज में पहुंचते हैं, ठीक है, और इन्हीं को अपन लेटेंट रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं करवा सकती थी जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर इन क्वेश्चंस में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको बच्चों वीडियो बहुत अच्छा लगा है आज का तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।